is the length of QR? 20 meters. So what will be the length of CR? H minus 20. और C dash Q की लेंथ क्या हो जाएगी? अब मैंने कहा था जो दो एंगल्स होते हैं ना, आपको क्लियर है, वही दो ट्राइंगल्स बनने हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा? ACR, मैं इसको नेम करूंगी CRA, राइट एंगल को इन बिटवीन रखना। और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा? ARC डैश। क्लियर हो गया? इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो एंड शो मी योर टेस्ट। दिखाओ भी जो करके आए हो। ये कैसे लिखा है, इसको सॉल्व करने का वे समझ में आ गया? अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि तुक्का नहीं मारा हमने। तो अप्लाई करते रहो। कर लिया? ये मैंने आंसर ना सॉल्व नहीं किया, बट आई नो दिस वन। कब क्या था बैठ करिए। फ्रैक्शन से लिखो या फिर यहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है, 0.5 भी लगाना। कौन से वाले यूनिट्स लगाया था साथ में? तो वैसे नहीं आता, आधा नंबर ऐसे ही कम हो जाएगा हमारे। 40 आ रहा है आंसर? हाँ, तुम गलती चेक करो। 30 नहीं आएगा ना? मैथ्स के फॉर्मूला तब चेंज करना है जब कॉन्सेप्ट चेंज हो। यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ और चीज डिस्कवर होकर एक पूरी थ्योरी गलत हो जाए, वो अलग बात है ना? तीन क्वेश्चंस नहीं आए ना, क्लास के बाद बैठना है, 10 मिनट लगा के जाना है, चाहे साइंस में ले जाओ। और तुम दिखाओ, समझ में आ गया ना सारा? किस कौन सा वाला था? अच्छा, वो करवा देते हैं। यूनिट्स लगाए थे। नव्या दिखाओ। सानवी तुम भी। सानवी ने किया नहीं? हाँ, मुझे कल ये टेस्ट चाहिए कंप्लीट पूरा। यूनिट्स लगाया करो यहाँ पर। सेगमेंट समझ में आ गया अभी? हाँ जी, गलती क्लियर हुई? दूसरे के देखने की जगह ना उसको दोबारा से सॉल्व किया करो। नहीं, दोबारा से कर। टेस्ट तो मैं चेक कर लेती हूँ, दोबारा से कर। आ गया? क्या गलती थी खुद देखिए कि उसने बताई है। ट्राइंगल CRA लिया हमने, CR को हमने लिया है H माइनस 20 अपॉन AR, tan 30 हो गया 1/√3। देन वी हैव टेकन C डैश R, तो क्या हो जाएगा वो? C डैश R को क्या लोगे? H, इसमें क्या लिया उसको? H प्लस 20/AR√3 आ गया। समझ में आ गया? दोनों में AR इक्वल है, तो H माइनस 20 इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20/√। क्लियर होगी बात? है दोनों में AR की वैल्यू निकालकर, मैंने स्टेप मिस किया है, दोनों में मैंने AR की वैल्यू निकाल ली और फिर दोनों को इक्वेट कर लिया। गेट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी लेवल
ये हमेशा ऐसा ही होता है, जो नंबर है, ये क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअल क्वेश्चन 60 के साथ दिया हुआ है, आंसर आता है 120, बट यू हैव नंबर्स 40, 30, 25, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, पर एंगल 30 और 60 चाहिए, ऊपर का 30, नीचे का 60, माइंडेड। अगर मैं 60-30 कर दूंगी, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मैंने 60 और 30 कर दिया, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा √3h माइनस 20√3, कॉस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर सकते हैं। किसी को ये नहीं समझ में आया हो या कुछ भी क्लियर नहीं है तो प्लीज टेल मी। तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 80, h इज इक्वल टू 40, डायरेक्टली हाइट आ गई अबव द सी लेवल, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव सी लेवल डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बर्ड से रिप्लेस कर दो। आई हैव बुक्स जिसमें बर्ड लिखा हुआ है, किसी में एरोप्लेन लिखा हुआ है। जहां पर भी ऐसा रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन होगा, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे वो बलून वाला क्वेश्चन किया था ना, आपकी बुक में दिया हुआ बलून वाला क्वेश्चन की हाउ मच डिस्टेंस द बलून हैज कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, कुछ सेकंड्स के बाद, तो व्हाट इज द डिस्टेंस द बलून हैज मूव्ड। अब उससे क्या होता है, समटाइम्स दे से फाइंड द स्पीड ऑफ द बलून, या स्पीड ऑफ बलून दी हुई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन एरोप्लेन के साथ 3-4 फॉर्मेट्स में दिया हुआ है, मैंने आपकी वर्कशीट में सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो है सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक इसकी फिगर कम से कम आप खुद बनाओगे अब। नहीं, सेकंड भी नहीं है, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी जो मैंने आपको करवाया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था असाइनमेंट का। अब जो आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। Aeroplane is flying at a constant height with a speed of 360 kilometers per hour. From a point on the ground, angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying. सबसे पहले तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करो, जो भी समझ में आता है पहले फिगर ड्रॉ करो इसकी। एक एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, ठीक है, मतलब कुछ एक हाइट पर आप वो पॉइंट ले लोगे, किसी एक पॉइंट से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे ग्राउंड लेवल मान लो, स्ट्रेट लाइन लगा दो हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड आपका डिटर्मिन हो गया, एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, वो बना दिया आपने। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहला दिया हुआ है ना, वो बना दो कि जब ऑब्जर्व किया तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। उसके बाद वो एरोप्लेन तो उड़ रहा है ना, अब उड़ते उड़ते वो एंगल जब 45 डिग्री था तो क्या बन गया, 30 डिग्री। तो ये आपसे दूर गया होगा कि आपके पास आया होगा? तो जहां पे एरोप्लेन आपने बनाया था वो स्ट्रेट ही उड़ेगा, वो ऐसे एलिवेट नहीं होगा, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं क्वेश्चन। समझ में आ गया? वो स्ट्रेट उसी हाइट पे उड़ रहा है, उसी हाइट पे उड़ते उड़ते वो आगे पॉइंट पर आ गया। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आप वहीं खड़े हो, आप नहीं मूव कर रहे हो, आपने अब उस एरोप्लेन को देखा, ठीक है। जिससे मैंने समझा था कि मैं एरोप्लेन को जब बच्चा स्पॉट करता है वो कहता है ना मम्मा आकर देखो एरोप्लेन, राइट, या हमने दूसरे को कहा देख देख, जब तक उसने देखा, दूसरे वाले ने देखा, वो एरोप्लेन थोड़ा सा आगे चला गया। तो अब जो हमने अपनी बाइनोकुलर्स पकड़ी हुई थी या टेलीस्कोप पकड़ा हुआ है, तो अब मैं 45 पर नहीं 60 डिग्री पर उसको देख पाऊंगी। बात समझ में आ गई, राइट? या जब होता है जब हमें टारगेट शूटिंग करनी है, 45 पे हमने देखा कि वो एरोप्लेन आ गया, लेकिन हम जो टारगेट शूट करेंगे वो 60 डिग्री पे करेंगे, सो दैट द बोथ क्लैश। समझ में आ गया? गेम्स में यही होता है। चलो नेक्स्ट करो, बनाओ अब इसका। अच्छा, किसी को ये यूज करके किसके यहाँ पे फिगर किसको ड्रॉ करनी है बताओ भी, आओ। 360 किलोमीटर पर आवर, बनाओ सब। कायशा, शो मी द फिगर।
गौतम नहीं बनी है ना। एरोप्लेन लगा, ग्राउंड लेवल बना, एरोप्लेन उड़ रहा है। हाँ, ये बना दे 45 डिग्री एंगल बना पहले तो। 45 डिग्री कहाँ होगा? हाँ लिखो ये। ठीक है, इसके बाद वो एरोप्लेन कहाँ मूव किया? आगे। कहाँ पे एरोप्लेन कहाँ पे बनाया? हाँ आगे। हाँ आगे कर, और आगे कर ले। अब तुम दूसरे उसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो इसको। हाँ बिल्कुल, अब समझ में आया। हाँ, कायशा, ज्योति, पिक्चर्स अपनी डायग्राम दिखाओ मुझे। सानवी, बन गया था खुद से? कायशा बन गया था? तो समझ में आ गया ना? पिक्चराइज सबको हो गया अब ये चीज? हाँ जी। अब ये हम सारी कैलकुलेशन, पहली चीज जो हम कह रहे थे ना, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा डायग्राम नहीं बनता है ना। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड अ क्वेश्चन। मैथ से आधी स्टोरी की फॉर्म में हो जाती है फिर। यहाँ पर हम बुलाकर लाए, ठीक है। तो जब हमने टेलीस्कोप को ठीक करना पड़ा तो वो कहते हैं 45 पर नहीं, अब 30 डिग्री पर दिखेगा वो। आपकी गर्दन घूमती है साथ साथ जब एरोप्लेन उड़ के जाता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी कांस्टेंट हाइट पर एक एरोप्लेन है, राइट। पहला एंगल 45 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इज AC। The distance covered by the airplane is AC। अब हद से हद इसमें क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को किसी हाइट पर रख दे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपको हाइट उतनी ही ऐड करनी पड़ेगी कि आप जहाँ खड़े हो वो 1.5 मीटर ऊपर है जमीन से, ठीक है। किसी सीढ़ी पे खड़े हो या किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वहां पर यू स्पॉटिंग दिस बलून, दिस एरोप्लेन। अब आते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन कितने टाइम में, AC डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है? 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस के लिए, मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था ना ऐसे वाला, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम किया हमने। स्पीड दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर और टाइम कह रहा है 20 सेकेंड। अब हम क्या करें? ठीक है, वो भी कर सकते हैं बट इफ आई डोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूलाज तो क्या करना चाहिए? 360 किलोमीटर है, मीटर्स में बढ़ जाएगा, आवर्स है, पर आवर वो 360 कवर करता है 20 सेकेंड, मतलब डिवाइड बाय 3600। 1 मिनट 1 आवर हैज 3600 सेकेंड। पर का मतलब होता है वो नीचे है इन द डिनोमिनेटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन विल बी 2000 मीटर। एक कम से कम लेंथ अपने पास होनी चाहिए ताकि हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आपको फिर मैंने कहा था कि जो दो एंगल्स होते हैं वही दो ट्रायंगल्स लेने होते हैं। वो दो ट्रायंगल्स लो, राइट एंगल वाले, कॉस, जिसमें राइट एंगल भी साथ में दिख रहा हो। यू विल गेट द हाइट ऑफ एयरप्लेन। क्लियर होगी बात ये? अब यही क्वेश्चन ना डिफरेंट फॉर्मेट्स में आएगा। यहाँ पे क्या निकालनी थी? यहाँ पे क्या निकालनी थी? हाइट ऑफ द एयरप्लेन। तो इन क्वेश्चन में चेंजिंग क्या कर दी मैंने? हाइट दे दी, अब कहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन। फिर चेंज क्या कर दिया? हाइट दी हुई है, ये डिस्टेंस A टू C मूव किया है इतने टाइम में, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। बात वही है, डायग्राम वही बनेगा, बार बार वही चीज आएगी, बार बार मतलब वही पास्ट रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन वही है, बस उसके अलग अलग वे से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चे सबको? राइट, अब तो सॉल्व करना आता है। गौतम सॉल्व हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है अब। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, अपने आप करोगे। जसलीन समझ में आ गया है? जसलीन, जसलीन समझ में आ गया है?
हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन अब एवरीवन? क्या आता है इसमें? हाइट ऑफ द एयरप्लेन 1000 इंटू √3 + 1। ये आ रहा है सबका आंसर? कोई मुश्किल यहाँ तक? मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स वही tan 30 tan 45 लेना है आपको, है ना? और इसमें एक हाइट ही कॉमन है, एक बीपी डिस्टेंस निकलेगा, बीडी आपके पास 2000 है। आप इसको एक्स लोगे, ये भी एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स आ जाएगा, tan 45 है ना? तो फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स एक्स प्लस 2000 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर हो गया इतना एवरीवन? होगी कैलकुलेशन से? तायशा, ईशवी, सानवी, समझ में आ गया? कर देता, इसको देख क्यों रहे हो? उतना भी टाइम वेस्ट मत करो कि बाद में करेंगे, अभी समझ समझ लो। अब आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद। वही सेम क्वेश्चन है, बस एंगल्स फर्क आ गए। कॉस 45 60 हो गया, 30 हो गया, बस वो एरोप्लेन दूर जा रहा है। एक बार ना मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसा क्वेश्चन दिया था व्हेन इन विच एरोप्लेन वाज मूविंग टुवर्ड्स यू। बात कुछ नहीं है, वो एंगल कम हो जाएगा। पहले 60 दे दिया, उसके बाद वो आपकी तरफ पहले 30 दे दिया, उसके बाद आपकी तरफ आ रहा है तो 60 हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन वही रहेगा, चेंजेस कुछ भी नहीं है, फिगर अल्टीमेटली वही बननी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें तुम तो? कहाँ सो रहे थे? 30 सेकेंड जो फ्लाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, वो किस डिस्टेंस के लिए दिया हुआ है? 30 सेकेंड जो टाइम है, उसका डिस्टेंस क्या है? 30 लिखा है, चल 80 से किया तूने, पर 30 लिखा हुआ है, दिस इज 30। ठीक है, मैं इतना भी नहीं लिखती, 80 होता तो वो प्रॉपर होता है, आधा अधूरा नहीं होगा। ठीक है, दिस इज 30। हाँ जी, 30 सेकेंड का डिस्टेंस कितना होगा गौतम? नहीं, डिस्टेंस कितना नहीं होगा मतलब मुझे लाइन सेगमेंट बताओ कौन सी होगी, आंसर नहीं पूछती मैं। समझ में आ गया ना? जो 30 सेकेंड कवर किए हैं वो AB के लिए हैं। ठीक है, स्पीड निकालनी है,
हाइट हमें दी हुई है, मतलब आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। 720 है आंसर दिया हुआ। कैलकुलेशन ना ढंग से कर। ये आ गया। इसके बाद हम करेंगे 3000√3 अपॉन 3000 प्लस ए बी विल बी इक्वल टू tan 30, और जिससे ए बी कितना आ जाएगा 6000। So a distance of 6000 meters is covered in 30 seconds. देखो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो फिगर वही बनी। ऑब्वियसली एंगल चेंज हो गए, वो तो कभी भी हो सकते हैं, बट अदरवाइज फिगर बिल्कुल फिक्स है। एप्लीकेशन जिसको मुश्किल लगती है एक बार समझ लेना, वो गिन चुनकर वही 5-6 क्वेश्चन है जो घूमते हैं, गिन चुनकर वही 5-6 डायग्राम्स है, वही 5-6 फिगर्स है। कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी वहां है, कभी वहां से नीचे देखा, कभी नीचे से ऊपर देखा है, 2 स्टोन्स है, ब्रिज है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सिर्फ एंगल्स को ध्यान से लिखो, डिप्रेशन बना हुआ है, एलिवेशन बना है, उसका ध्यान रखो। रेस्ट योर क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आपने क्या किया, इसको हमने किलोमीटर्स में चेंज कर दिया, इसको हमने आवर्स में चेंज कर दिया। मुझे स्पीड कहा हुआ है निकालो इन किलोमीटर्स पर आवर, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही अपनी डिस्टेंस को किलोमीटर्स में चेंज कर लिया, टाइम को आवर्स में चेंज कर दिया। अब समझ में आ गया? क्या हो जाएगा 6 इंटू 120 विच इज 720 किलोमीटर पर आवर। अगर याद करना है तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर ये याद कर सकते हो और इसको यूज करना आता है तो इसको लिख लेना। 5/18 कैसे बना? 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स एंड 1 आवर हैज 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आपने स्पीड रखी है 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है? और अगर अदर वे होगा तो 18/5 हो जाएगा, तो चेक कर लेना। और अगर नहीं समझ में आता है तो इंडिविजुअल मीटर्स लो, उसे किलोमीटर्स में चेंज करो, इंडिविजुअल टाइम लो सेकेंड, उसको किलोमीटर्स आवर्स में चेंज कर लो, एंड यूजुअली द टाइम इज आइदर इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना है ना इस असाइनमेंट में, अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 21 करना। मैं लगाती हूँ इसमें क्वेश्चन 21। अब यही जो आपका बर्ड वाला, ये जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था ना, ये बर्ड के साथ हुआ है। बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप, 20th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 1 मीटर हाई ट्री, और उससे आपने एंगल एलिवेशन किया तो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर गया, कांस्टेंट हाइट पे रहा, दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गया। ठीक है, इस पे केस स्टडी बन के भी आती है और ऐसा भी। अब ये है क्वेश्चन 21। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंट 120 मीटर फ्रॉम द बेस इज 45 डिग्री। टावर है, कुछ नहीं समझ में आया तो टावर को समझ में आया। टावर को कैसे ड्रॉ करोगे? स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अब टावर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे खड़ा होगा,
और वहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो अनफिनिश्ड की सबसे ऊपर वाली मंजिल देख रहे हो उसकी किस एंगल पर 45 डिग्री। हाउ मच हायर द टावर बी रेस्ड, अभी उसको कितना और ऊंचा करें ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाए 60 डिग्री। अब टावर की हाइट को बढ़ाना है तो टॉप से हम क्या करेंगे वर्टिकली उसे और ऊपर लेके जाएंगे। बता दिया ना सबसे इजी डायग्राम था मैथ के। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी 60। बस खत्म। पहला 45 डिग्री है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी 60 डिग्री। हाउ मच हायर, कितना इसको इंक्रीज करे, तो इसको मैंने एच ले लिया। डिस्टेंस 120 मीटर, और जब 45 डिग्री एंगल दिया होता है तो मैं हमेशा tan 45 यूज करती हूँ। दिस डिस्टेंस इज कमिंग एज 120, देन h प्लस 120 अपॉन 120 इज कमिंग एज tan 60। आपने ए बी डिस्टेंस को h लेने का फायदा ये होता है कि डायरेक्टली आपका आंसर h पे आएगा। आपको उसको बार बार से सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा कि मैंने तो AC निकाला मैं BC माइनस करूं। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 31 करना है इसके बाद, और 34। 31 का है ना, मैंने इसमें निकालू 31 पे। 31 और 34 करना है। दो क्वेश्चन लिखवा भी दूंगी मैं आपको, ठीक है? तो उसके बाद लेट्स सी, कल टेस्ट होगा, आराम से बैठकर टेस्ट करना है इसको। और यही सब क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा इसका ना आंसर मैंने चेंज करवाए थे, ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10। हाँ, मैं तो बताऊँ अभी, कॉल करिए। The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower. दो टावर्स हैं, एक के फुट पे खड़े होकर दूसरे टावर को देख रहे हो कि अब ऊंचा इतना जाना है, ठीक है? ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर, दो टावर साइड बाय साइड है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम, जो टावर जिसको देख रहे हो उसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर, इज 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, angle of elevation of the top of the second from the foot of the first tower is 30 degrees. अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ओवरलैपिंग कोई साइड नहीं है, बीडी जो है अलग अलग दो ट्रायंगल्स में यूज हो रही है। एक 90 ये बनेगा, एक 90 ये बनेगा। समझ में आ गया? फिगर क्लियर थी ये? एक से एक के फुट पे खड़े होकर दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स आएगा 10√3 एंड हाइट ऑफ द अदर टावर आएगा 10 मीटर। इसको एडिट कर लेना, आंसर मैंने ठीक नहीं लिखा हुआ इसमें, 30 आ गया, ये 10 है, और यहाँ पे ये भी 10। सॉल्व हो गया। डिस्टेंस में क्या लगाया आपने? 30/BD, tan 60 कितना होता है? हाँ, तो ये आ रहा है, तो क्या करोगे इसके बाद? जब काम ना करके आओ ना, तब यही होता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है फिर। लास्ट टाइम फाइनल वार्निंग लेके चलो, मैंने सच में बाहर निकालना शुरू कर देना, मतलब नेक्स्ट टाइम आना ही मत क्लास में। मैं सीधा, वरना घर पे फोन करना है कि लेकर जाओ उसको, बच्चे को। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन करना था इसके बाद। थर्टी वन। इसके बाद करना है 34th क्वेश्चन। The window of a house is 10 meters above the ground from the window। तुम विंडो में बैठे हुए हो, ठीक है, दूसरे वाली बिल्डिंग को देख रहे हो, दूसरे वाले घर को देख रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द angle of depression of the bottom situated on the opposite of the lane are found to be 30 and 60 and 45। बना सकते हो अब ये? देख कहाँ से रहे, तुम बैठे कहाँ पर हो? हाँ, तो 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? ये वाला, उसको क्यों लिखा है? इसकी जरूरत नहीं है। और जब आप 60 डिग्री देख रहे हो ऑपोजिट एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दूसरे वाला घर क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? तुम अपने घर पे बैठ के दूर देख रहे हो ऊपर, हाँ, तो फिर तो ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है? फिर कैसे हो सकता है? हमने पहले कहा था ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूसरा है, तो वैसे बनाया, दोबारा से बना। यू आर सिटिंग एट, विंडो पे हो, विच इज 10 meters अबव। यहां से दूसरे घर को देखा, है ना, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम। when you look above, the angle of elevation is found to be 60 degree। when you look at the bottom of the other house, the angle of elevation is found to be, हाँ, ये ठीक बनाओ, 45 degrees। किसी को प्रॉब्लम आई थी ड्रॉ करने में? ऐसे कभी मत बना, अगर नहीं समझ में आया। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अंकल है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, राइट। सो दिस इज डीई इज 10 meters, और 45 होने की वजह से एडीबी कितना हो जाएगा? 10 meters।
और CD कितना आ जाएगा tan 60 अगर हमें यूज करना है तो इट विल बी 10√3. हाइट ऑफ द अदर हाउस CE, तो 10√3 प्लस 10 इंटू √3 प्लस 1. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो. कितना है? 200/√3 है अगर सेम साइड है, ऑपोजिट साइड पे है 400/√3 जो मैंने लिखा हुआ है और जो ऑलमोस्ट चेक भी है आंसर. वो ठीक है तो बाद में हुआ ना, पहले तो तुमने गलत ही बोला ना. हाँ वो ठीक है ना, वहां पे कोई देखने नहीं वाला पेपर में. सबका हो गया क्वेश्चन ये. उन्होंने ये नहीं कहना अच्छा तुमने आंसर, अब समझ में आ गया, मार्क्स नहीं मिलने उसके. नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन लिखो. देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन बिटवीन अ रिवर, in between a river 100 meter wide. A tall tree stands on the island. P and Q are points. P and Q are points directly opposite to each other. Directly opposite to each other on the two banks and in line with the tree. And in straight line with the tree. If the angles of elevation of the top of the tree from points P and Q are 30° and 45° respectively, find the height of P. सबसे पहले इसमें क्या ड्रॉ करोगे? जो हमें दी हुई है लेंथ, है ना? कौन सी लेंथ दी हुई है? 100 मीटर. किसकी लेंथ है? रिवर की. तो हमने एक रिवर ड्रॉ कर दी. यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. रिवर है 100 मीटर वाइड. इन बिटवीन उस रिवर में कहीं भी, इन बिटवीन का मतलब मिडल नहीं लेना है, ठीक है? इंग्लिश अपनी साइड पे रखेंगे. इन बिटवीन कहीं भी एक पॉइंट है जहां पे ट्री, आपने आइलैंड ऑब्वियसली ना लेकर हमने एक ट्री ले लिया किसी एक सर्टेन हाइट का. ट्री की हाइट क्या लिखोगे? एच. ड्रॉ करो रिवर, देन ड्रॉ हाइट. अब ऑपोजिट बैंक्स पर जो रिवर के एंड पॉइंट्स हैं वहां पर दो एंगल्स बनाने हैं. एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं. टेक केयर, यहाँ पर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन भी देख सकते हैं कि वहां पे कोई बैठा हुआ है और वहां से दो ऑपोजिट पॉइंट्स पे देख रहा है. मेरे पास तो ये आंसर नहीं आया, बाकी देख लेते. ठीक है, मेरे पास और आंसर है. तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट का लेना है. यहाँ पे फिगर बहुत मैटर करेगी बिकॉज पॉइंट पी पर 30° है, पॉइंट क्यू पर 45° रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. गलत बना दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैलकुलेशंस में आंसर वही आएगा हाइट का, कोई फर्क नहीं है, पर वो इंटरचेंज होगा. तो कोई आपसे पूछे, जैसे मैं अगर पूछूं कि डेट की पी से डिस्टेंस कितना है ट्री का, तो आप मुझे दूसरा आंसर दोगे जो क्यू का आएगा, तो वो वैलिड नहीं है. सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है वो. समझ में आ गई बात? ये फिगर बन गई सबकी? हाँ जी. सेम साइड ऑपोजिट साइड. गौतम, ऑपोजिट साइड लिखा हुआ है, ऑपोजिट टू ईच अदर. टू बैंक्स ऑफ कोर्स ऑपोजिट होंगे, इन बिटवीन ट्री है. कायशा फिगर उठाना, क्या बनाया? नव्या तुम भी दिखाओ. नव्या, 100 meters by 3. This is point P and this is point Q. ये एंगल 45° और ये 30°.
यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये इन बिटवीन पॉइंट आर ले लिया, जो ट्री वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो अगर मैंने आर क्यू को एक्स लिया है, पी आर कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। बस इसी को यूज करना है आपने। एच अपॉन 100 माइनस एक्स एंड एच अपॉन एक्स। क्या आंसर आया? 100 आया। वन माइनस रूट थ्री, रूट थ्री माइनस वन माइनस रूट थ्री नेगेटिव हो गया। हाइट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस हाइट कुछ भी। प्लस होगा यहाँ पर जाकर, एच आ जाएगा 100 अपॉन रूट थ्री प्लस वन, जिसको आप रैशनलाइज करोगे तो ये जो चीज है 2 बनकर कैंसिल हो जाएगा 50। आंसर विल बी 50 इंटू रूट थ्री माइनस वन मीटर। अब ये जो मैंने स्पीड कैलकुलेशन की है समझ में आई है सबको? रैशनलाइज किया, रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, 2 आता है वो 50, 100 ऊपर है वो कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा। समझ में आ गया? ऑपोजिट सेम साइड पे ध्यान रखना। अगर सेम साइड है तो आपका क्वेश्चन बहुत फर्क पड़ जाता है, मतलब आंसर में कॉस, क्योंकि आपने विड्थ ली है रिवर की, देयर ऑन द ऑपोजिट साइड। हाँ, तुम क्या गलती कर रहे थे? हाँ जी, 60 लिया होगा वो एंगल। हाँ, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो लिखो। एक और था जिसमें रेशियो दी हुई थी, मुझे यहाँ पर क्यों नहीं मिलता? आपको डाला फाइंडिंग, मुझे क्यों नहीं मिलता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं लिखवाई देती हूँ, लिखो। जिसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of tower is 30 degrees. If the height of tower is double, then the angle of elevation of the top will also be double. फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ कॉस, यहाँ से किसी एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप देखते हो 30 डिग्री है, आपने कहा हाइट को डबल कर दो, तो उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा। ये असर्शन है। अब आपने बताना है असर्शन ट्रू है फॉल्स है, रीजनिंग है। लेट मी से tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लो रीजन ये है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है असर्शन ट्रू है या फॉल्स। तो क्या आंसर होगा, क्या रेशियो होगी, फिर बताओ। नहीं होगा, चलो सॉल्व करो इसको। फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। अगर आपकी हाइट डबल होगी तो कॉस एंगल डबल नहीं होगा। आप सिर्फ ये देखो 30 और 60 में रेशियो क्या बनती है। ठीक है, दिस इज सेम एज सेइंग हाउ हाई द टावर शुड नाउ बी सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी 60 डिग्री। कितना टाइम उसको, कितने उसको और बढ़ाओगे? 30 डिग्री पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना और बढ़ाओ कि हाइट जो है वो 60 डिग्री हो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो 60 डिग्री हो जाए।
पहली हाइट को आपने h ले लिया या a ले लिया, ठीक है, एनी फिगर BC ले लो, चलो। तो हमारे पास अब क्या आएगा, पहले हम लेंगे ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD विल बी इक्वल टू tan 30। BC किसके इक्वल आ जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू CD। फिर हम लेंगे AC अपॉन CD tan 60। AC की लेंथ CD आपने निकाली है एज √3 BC इज इक्वल टू √3। AC किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स BC। तो हाइट क्या हो गई है, 3 टाइम्स। हाइट डबल नहीं हुई है, इंक्रीज इन हाइट इज डबल। अगर पहले हाइट x थी तो आपने जो इंक्रीज किया है हाइट में वो 2x है। समझ में आ गया, टोटल हाइट नाउ हैज बिकम 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाइट। तो रेशियो पूछ ली आती है, क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू हाइट टू द प्रीवियस हाइट। तो रेशियो होती है 3:1। इतना क्लियर है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करके जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a secant थीटा प्लस b tan थीटा and y is equal to a tan theta plus b secant theta. Find the value of x square minus y square. Find the value of x square minus y square. क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए इसके बाद, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के बाद दोनों में क्या दिया हुआ बीच में साइन, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, यहाँ साइन चेंज, यहाँ चेंज और यहाँ चेंज, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन मानकर चलना पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ए स्क्वायर कॉमन लोगे, सीकेंड माइनस टैन इज 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। ऐसे जब माइनस किया बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो आपने लिखा, ये ऐसे लिखोगे प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही लिखा है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही हुआ ना। तो जब आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई थी ना, सीकेंट ST, ABCD में अल्फाबेटिकली सीकेंट और पहले आता है, S पहले आता है, T बाद में आता है। तो S बड़ा हो गया, सीकेंट माइनस टैन होगा 1 के इक्वल। तो इफ इट्स टैन माइनस सीकेंट इट इज -1। बात समझ में आ गई, इतना सबको क्लियर है ना। मैंने आपको कहा था ABCD सीकेंट में एक चीज था, सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, टैन इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। तो सीकेंट हमेशा बड़ा होगा, पहली चीज तो ये है। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो बहुत जल्दी वाला देखना है, तो वो है कि अल्फाबेटिकली S कम्स फर्स्ट, T कम्स लेटर, सो S हैज टू प्रोसीड, पहले उसको होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आंसर -1 है। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ से आ गया -1, सो वील हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे प्रूव का होता है, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, ठीक है।
हाँ जी, बाकी जो बच्चे रह गए